वेलकम ऑन ऋषभ एकेडमी। आज के लेक्चर में हम समझेंगे समस्थिति या आइसोस्टेसी और इससे जुड़ी जो संकल्पनाएं हैं उन्हें। तो सबसे पहले जानते हैं कि आइसोस्टेसी क्या है। आइसोस्टेसी शब्द ग्रीक शब्द आइसोस्टेसियस से बना है, जिसका अर्थ होता है इक्वल पोजीशन यानी सम स्थिति, यानी किसी चीज का समान स्थिति में होना, और इसे हम अक्सर भू संतुलन भी कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि आइसोस्टेसी भूपर्पटी के ऊपर स्थित स्थल रूपों में एक संतुलन की दशा है। सवाल उठता है कि संतुलन की दशा कैसे है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी लगातार घूम रही है ना। इसके बावजूद भी जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर स्थित क्षेत्र हैं, जैसे पर्वत है, पठार, मैदान, और पृथ्वी के धरातल की गहराई में स्थित क्षेत्र हैं, जैसे समुद्र, झील आदि, ये सब समस्थिति में रहते हैं, यानी एक सी स्थिति में रहते हैं, हमें स्थिर दिखाई पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हफ्ते में या महीने में जगह परिवर्तित कर देते हैं या इनमें हमेशा भारी हलचल होती रहती है। तो इस संतुलन या स्थिरता को ही आइसोस्टेसी या समस्थिति कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी संकल्पनाओं के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की है कि ये समस्थिति या भूसंतुलन किस प्रकार विद्यमान है। आइसोस्टेसी से जुड़ी 7 संकल्पनाएं हैं, जो है सर जॉर्ज एरी की संकल्पना, प्रॉट की संकल्पना, हिस्कैनन की संकल्पना, हैफोर्ड की संकल्पना, बोबी की संकल्पना, जोली की संकल्पना और आर्थर होम्स की संकल्पना। लेकिन हम इन सबको नहीं समझेंगे, सिर्फ जो आइसोस्टेसी से जुड़ी मुख्य संकल्पनाएं हैं, एरी तथा प्रॉट की संकल्पनाएं, इन्हें ही समझेंगे, क्योंकि बाकी सभी की जो संकल्पनाएं हैं वो एरी तथा प्रॉट की संकल्पनाओं का विश्लेषण है और इन्हीं पर आधारित है। ठीक है, तो एरी और प्रॉट की संकल्पनाओं पर डिस्कस करें उससे पहले इनकी ये संकल्पनाएं किस पृष्ठभूमि के कारण बनी, थोड़ा उसे भी जान लेते हैं। हालांकि परीक्षा के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट ना हो, पर ये आपकी समझ को और भी अच्छा बना देगा। सन 1859 में सिंध गंगा के मैदान के अक्षांशों के निर्धारण के लिए भू सर्वेक्षण चल रहा था। तो उस समय 2 स्थान थे, कल्याण और कल्याणपुरक। इन स्थानों का अक्षांशी माप 2 अलग अलग तरीकों से लिया। ठीक है, इनके लैटिट्यूड का लिए डिस्कशन चल रहा था, सर्वे चल रहा था, अक्षांश निर्धारित कर रहे थे इन स्थानों का। तो इनका जो अक्षांशी माप है वो 2 अलग अलग तरीकों से लिया। तो दोनों जो माप लिए गए तरीकों से उनमें अंतर आया 5.236 का। ठीक है, दोनों अलग अलग विधियों से इन मापों में 5.236 डिग्री का अंतर आया। जब दोनों मापों में अंतर आने का कारण पूछा गया तो एरी ने बताया कि ये अंतर इन स्थानों की हिमालय से निकटता के कारण है, क्योंकि जो हिमालय है वो अपनी आकर्षण शक्ति से पेंडुलम को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। ठीक है, तो इस अंतर का कारण एरी ने बताया कि इसका कारण है हिमालय की आकर्षण शक्ति, वो पेंडुलम को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। फिर जब यही समस्या प्रॉट के सामने रखी तो उन्होंने इसके बारे में एक अलग विचार रखा। प्रॉट ने माना कि हिमालय भी महाद्वीपों की तरह सियाल का बना है, तो अगर महाद्वीपों जैसा है इसका पदार्थ तो इसका घनत्व भी 2.75 202.75 है। इस आधार पर गणना की तो जो अंतर 5.236 का आ रहा है उसके अनुसार ये अंतर और भी ज्यादा होना चाहिए था, यानी 15.885 होना चाहिए था। यानी अगर पर्वत का घनत्व आपका पर्वत भी महाद्वीपों के समान है, इन दोनों का घनत्व एक है, तो फिर तो जो वो पेंडुलम को आकर्षित कर रहा है उसे थोड़ा और ज्यादा आकर्षित करना था। यानी कि जो अंतर 5.236 का आ रहा है वो उतना ना आके 15.885 होना चाहिए था। ठीक है, यानी इसका मतलब यह है कि हिमालय जो है वो कम आकर्षण शक्ति लगा रहा है ना। तो आगे चलकर इसने नई समस्या को जन्म दिया कि हिमालय कम आकर्षण शक्ति क्यों लगा रहा है, उसका कारण क्या है कि हिमालय की जो आकर्षण शक्ति है वो कम लग रही है। जिसमें अनेक सुझाव आए। पहला था कि हिमालय अंदर से खोखला है। एक मत ये था कि हिमालय ऊपरी पदार्थ का संतुलन उसके जो नीचे के कम घनत्व वाले पदार्थ है उससे होता है, इससे जो है उसका समस्त भार कम होगा तो आकर्षण शक्ति कम होगी। तीसरा, फिर ये माना गया कि पृथ्वी के नीचे एक ऐसा तल है जिसके नीचे घनत्व में अंतर नहीं होता, केवल इसके ऊपर ही अंतर होता है। इस आधार पर यह माना गया कि जितना बड़ा भाग होगा उतना ही उसका कम घनत्व होगा और जितना छोटा भाग होगा उसका उतना ही घनत्व अधिक होगा। तो इस तरह धीरे धीरे संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। अब इस सिद्धांत के विषय में एरी एवं प्रॉट की संकल्पनाएं समझते हैं। तो सर जॉर्ज एरी की संकल्पना। एरी ने सर्वप्रथम इस मत का सुझाव दिया कि पृथ्वी की क्रस्ट अधिक घनत्व वाले अधिस्तर
सब स्ट्रेटम में तैर रही है। ये तो आपको पता होगा ना कि जो भूपर्पटीय क्रस्ट है वो मेटल पर तैरता है ना। ये हम कहते हैं कि स्थल मंडल जो है वो दुर्बल मंडल पर तैर रहा है। तो दुर्बल मंडल जो है आपका एक अर्ध पिघली अवस्था में होता है, उसमें मैग्मा ये सब जो है ना उसमें मैग्मा होता है ये, और जो ज्वालामुखी उसी से जुड़ी होती है, तो उससे ही बाहर ये लावा निकलता है। ठीक है, तो एरी ने सर्वप्रथम इस मत का सुझाव दिया है कि पृथ्वी के क्रस्ट अधिक घनत्व वाले अधिस्तर पर तैर रहा है, यानी सियाल सीमा पर तैर रहा है। तो इस प्रकार जो हिमालय भारी गिलासी मैग्मा पर तैर रहा है। फिर उन्होंने आगे बताया कि हिमालय केवल धरातलीय आकृति नहीं है, यानी ये उसके नीचे भी काफी नीचे तक प्रविष्ट है, जिससे ये संतुलित होता है। यानी कि जो हमें हिमालय ऊपर की तरफ दिख रहा है वो सिर्फ ऊपर नहीं है, बल्कि वो उसकी गहराई में भी उतना ही नीचे स्थित है। ठीक है, उसकी जड़ें हैं और उसी से वह संतुलित होता है। जैसे नाव पानी में तैरती है तो उसका अधिकतर भाग जल में डूबा रहता है ना, वैसे हिमालय भी अधिक घनत्व वाले मैग्मा में तैर रहा है और उसका अधिकांश भाग नीचे काफी गहराई में व्याप्त है। इस विचार को ऐसे भी समझ सकते हैं कि बर्फ का टुकड़ा जो होता है, आइसबर्ग है ना, जब जल में तैरता है तो उसके एक भाग को जल के ऊपर रहने के लिए उसके 9 भाग का जल में रहना आवश्यक है। लेकिन यह बात ध्यान रखना, एरी ने जो है ना आइसबर्ग का जो ये तैराव है उसका उदाहरण नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने इतना ही बताया था कि स्थल भाग मैग्मा पर नाव की तरह तैर रहा है। यदि तैराव के आइसबर्ग वाले सिद्धांत को एरी के सिद्धांत में प्रयुक्त करें तो हिमालय जितना ऊपर है उसका 9 गुना भाग नीचे की तरफ होगा। यानी कि हिमालय की ऊंचाई अगर 8,848 मीटर है और इसकी हम 9 से गुणा करें तो लगभग 79,632 मीटर तक का भाग हल्के पदार्थ का होगा, जो कि सबस्ट्रेटम में अधिस्तर में होगा। इस प्रकार एरी ने बताया कि हिमालय अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग कर रहा है ना। जो वो आकर्षण शक्ति उसने लगाई थी वो उसकी वास्तविक शक्ति है, ऐसा नहीं कि कम शक्ति लगा रहा, क्योंकि इसकी हल्के पदार्थ वाली एक लंबी जड़ है जो सबस्ट्रेटम में है, तथा यह हल्के पदार्थ वाली जड़ ऊपर के पदार्थ को संतुलित कर देती है। इन आधारों पर एरी ने इस मत का प्रतिपादन किया कि जो भाग अधिक ऊंचा होगा, है ना, ये बात ध्यान रखने की है और याद करने की कि एरी ने फिर इन आधारों पर यह भी बताया कि जो भाग जितना ऊंचा होगा उसका अधिक भाग सबस्ट्रेटम में डूबा होगा, तथा जो भाग कम ऊंचा होगा उसका कम भाग डूबा होगा। यानी कि जो भाग जितना ऊंचा होगा उसकी उतनी ही लंबी जड़ें नीचे होंगी, है ना। एरी ने यह भी बताया कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है। स्तंभ यानी पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान, इस सबको एक स्तंभ की तरह मानो, है ना। तो इनका घनत्व जो होता है वो बराबर होता है, लेकिन उनकी गहराई में परिवर्तन होता है। यानी कि पर्वतों का भी घनत्व समान है, मैदान, पठार, इन सब का घनत्व एक समान है, लेकिन जो इनकी गहराई है, मैदान कम ऊंचे हैं तो वो नीचे तक गहराई तक होंगी उनकी जड़ें। पठार थोड़े उससे मैदानों से ऊंचे होते हैं तो वो थोड़े नीचे गहराई तक होंगे। पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं तो वो गहराई में भी बहुत नीचे तक होंगे, ताकि वो अपना संतुलन बना के रख सके, है ना। ठीक है, तो विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है, लेकिन उनकी गहराई में परिवर्तन होता है। यानी महाद्वीपीय भाग एक ही प्रकार के घनत्व वाले शैलों का बना है, इसके विभिन्न भागों की गहराई में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए एरी ने लोहे के विभिन्न आकार तथा लंबाई वाले एक समान घनत्व के टुकड़े लिए और उन्हें एक पारे के बर्तन में डुबा दिया, है ना। एक बर्तन में पारा भरा और उसमें डुबा दिया, तो ये टुकड़े जो थे वो अपने आकार के अनुसार अलग अलग गहराई में डूबते गए। और इस बात को हम लकड़ी के टुकड़ों को जल में डुबा के भी प्रमाणित कर सकते हैं, है ना। तो शॉर्ट में एरी के मत को देखें तो धरातल से ऊंचे उठे भाग काफी गहराई तक अपनी लंबी जड़ से सब स्ट्रेटम के अधिक घनत्व वाले भाग को हटा देते हैं, जिससे ऊंचे भाग के नीचे काफी गहराई तक हल्के पदार्थ का विस्तार होता है। ऐसे पर्वतों के विषय में होता है। इस प्रकार ये संतुलित होकर पृथ्वी पर स्थित है। हालांकि इसकी कुछ अगर हम क्रिटिसाइज करें इस मत को, एरी के मत को, तो ये सर्वाधिक समर्थन प्राप्त है एरी के मत को, लेकिन इसमें कुछ दोष भी हैं, है ना। यदि प्रत्येक ऊंचे भाग नीचे जड़ रखते हैं, इस प्रकार हिमालय की लगभग 79,632 मीटर गहरी जड़ होंगी। अब यह भी तथ्य है कि धरातल के नीचे जाने पर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। हिमालय की अगर इतनी लंबी जड़ है तो वो अत्यधिक ताप के कारण पिघल जाएगी। अतः यह मत थोड़ा हमें भ्रामक लगता है। ठीक है,
प्राट की संकल्पना देखते हैं तो प्राट ने हिमालय की चट्टानों और समीपवर्ती मैदान की चट्टानों के आधार पर बताया कि पहाड़ों का घनत्व पठारों से कम है, पठारों का मैदान से कम है तथा मैदानों का घनत्व समुद्र तली से कम होता है। तो आपका एरी ने तो कहा था कि घनत्व तो सभी स्तंभों का समान होता है, यानी पर्वत, पठार, मैदान इनका घनत्व समान है, लेकिन इनकी जो गहराई है वो अलग अलग होती है। लेकिन प्राट कहते हैं जब इन्होंने आपका हिमालय की चट्टान और आसपास की मैदान की चट्टानों का अध्ययन किया तो उस आधार पर उन्होंने बताया कि पहाड़ों का घनत्व पठारों से कम होता है, पठारों का घनत्व मैदानों से कम होता है और मैदानों का घनत्व समुद्र तली से कम होता है। यानी ऊंचाई एवं घनत्व में उल्टा अनुपात होता है। जितना ऊंचा होगा उतना ही घनत्व कम होगा और जितना नीचा होगा उतना ही उसका घनत्व अधिक होगा। ठीक है, यानी धरातल के ऊपर स्थलाकृतियों का घनत्व अलग अलग होता है। फिर प्राट ने बताया कि एक क्षतिपूर्ति तल होता है, लेवल ऑफ कंपनसेशन होता है, जिसके ऊपर तो घनत्व अलग अलग होता है ना, लेकिन उसके नीचे घनत्व समान हो जाता है और संतुलन स्थापित हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम जो ये ऊपर देखते हैं, आपका ये जो स्थलाकृतियां देखते हैं, ये स्तंभ देखते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, इनमें ऊपर तो घनत्व अलग अलग होगा प्राट के अनुसार, लेकिन जो इनका नीचे जड़े हैं आपका, वहां एक सीमा होती है, लेवल ऑफ कंपनसेशन कहते हैं हिंदी में, क्षतिपूर्ति तल, उसके नीचे इनका घनत्व सबका बराबर हो जाता है और उससे ही ये एक संतुलन स्थापित होता है इन सभी स्थलाकृतियों के बीच। ठीक है, प्राट के अनुसार पृथ्वी में एक सीमित क्षेत्र होता है जिसमें घनत्व में अंतर पाया जाता है। ठीक है, ये और लेकिन क्षतिपूर्ति रेखा के सहारे यानी धरातल के बराबर क्षेत्र के नीचे बराबर द्रव्यमान होना चाहिए। सभी जितने भी ये आपके स्तंभ है, स्थलाकृति हैं, उनका एक क्षतिपूर्ति तल के नीचे बराबर द्रव्यमान होना चाहिए, है ना। और इसे एक उदाहरण से हम समझते हैं। तो ये जो आपको चित्र दिख रहा है, इसमें क्षतिपूर्ति तल के सारे दो स्तंभ हैं, ए और बी। ठीक है, अब इनका जो धरातलीय क्षेत्र है वो समान है ना, लेकिन इनकी ऊंचाई में अंतर है, ए ऊंचा है और बी उससे थोड़ा कम है। लेकिन जो दोनों का भार है वो संतुलन के लिए कंपनसेशन रेखा के सहारे बराबर होना चाहिए। आप जो ये कंपनसेशन रेखा है इसे एक तराजू की तरह मानो। ठीक है, अब ए और बी, अब तराजू संतुलन की स्थिति में कब रहेगा? अगर ए आपका थोड़ा बड़ा है तो उसका भार उसकी लंबाई के अनुसार थोड़ा कम होना चाहिए, बी थोड़ा छोटा है तो उसका भार उसकी आपका कम ऊंचाई के से ज्यादा, मतलब उसका थोड़ा भार ज्यादा होना चाहिए, तभी वो आपका तराजू बैलेंस कर पाएगा, है ना। तो इसी तरीके से ये जो ए और बी है ये कंपनसेशन रेखा के सहारे बराबर होने चाहिए, इसलिए ए का घनत्व कम और बी का घनत्व अधिक होना चाहिए ताकि भार संतुलन रेखा पर बराबर हो सके। इस तरह प्राट ने इस मत का प्रतिपादन किया कि ऊंचाई और घनत्व में उल्टा अनुपात होगा, ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व। इस तरह प्राट का विश्वास तैराव के नियम लॉ ऑफ फ्लोटेशन में न होकर क्षतिपूर्ति तल नियम लॉ ऑफ कंपनसेशन में था। प्राट के अनुसार विभिन्न उच्चावच इसलिए रुके हैं क्योंकि उनके घनत्व में तो अंतर है लेकिन उनके भार संतुलन रेखा पर बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा जो लेक्चर है आइसोस्टेसी का वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे साथ। धन्यवाद।